अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का भीषण प्रहार। अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना की चौकियां ध्वस्त किया। अफगानिस्तान की ताबड़तोड़ फायरिंग। अफगान हमले से चौकियां छोड़ने के लिए, भागने के लिए पाकिस्तानी सैनिक मजबूर हो गए। फायरिंग की तस्वीरें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की है। बारूदी हमले के ये हालात नए वॉर फ्रंट के संकेत दे रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। कहा गया है कि उसने पाकिस्तानी पोस्ट पर जोरदार प्रहार किए। कंधार के मारूफ जिले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 2 अन्य सैनिकों को जिंदा पकड़ा गया। अफगान आर्मी का दावा है कि उसकी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सेना पीछे हटने को मजबूर हुई और उसकी एक चौकी पर कब्जा कर लिया गया। दनादन नॉन स्टॉप फायरिंग की यह तस्वीर पाकिस्तान अफगान सीमा की है। पाकिस्तान की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें बताई जा रही है। पीटीवी न्यूज के हवाले से कहा गया है कि अफगानिस्तान ने बिना किसी कारण के गोलीबारी शुरू कर उकसावे की कार्रवाई की, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की सीमा पर रात में भी भारी गोलीबारी की गई। पीटीवी न्यूज के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के हमले में कई अफगान सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोलीबारी की ये तस्वीरें कंधार के शोरबग की हैं। अफगानिस्तानी टीवी टोलो न्यूज के मुताबिक सुरक्षा बलों ने कंधार के शोरबग जिले में पाकिस्तानी मिलिशिया के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इन हमलों के बाद देर रात पाकिस्तानी वायुसेना हाई अलर्ट पर आ गई। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना की तैनाती हालात पर निर्भर करेगी, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है उससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तानी सेना ने एक वीडियो शेयर किया है। हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान का इलाका वापस ले लेंगे। अफगान सेनाएं अटक पहुंचने तक लड़ती रहेंगी, अगर ईश्वर चाहे तो। और इसके बाद अफगानिस्तान का पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला भी देखने को मिला। बड़ी खबर, जहां अफगान सैनिकों ने कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दावा किया गया है कि अफगान सेना ने कई चौकियों पर कब्जा किया। अफगानिस्तान के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक ढेर भी हो गए। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने हेलमंद के बहरामचा जिले के साथ साथ पख्तिया, पत्तिका, खोस्त, कुनार और नंगरहार प्रांतों में तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़पें हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर अफगान विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। मुत्ताकी ने कहा कि अफगान हमेशा से भारत के प्रति वफादार रहा है और उन्होंने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। इस बयान पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बौखला उठे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। यानी कि पाकिस्तान के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। आप देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ टीएलपी ने मोर्चा खोल रखा है। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकला टीएलपी का काफिला मुरीद के पहुंचा, जहां पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। हमारे 11 लोग शहीद हो चुके हैं। इस वक्त तक 11 लोग शहीद हो चुके हैं। मुसलसल फायरिंग और शेलिंग जारी है। इस दौरान सेना और टीएलपी के साथ झड़पें भी हुई। बताया जाता है कि लाहौर के शादरा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई, जिसमें कम से कम 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जाता है कि टीएलपी ने गुरुवार को लाहौर में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। गाजा में 2 साल के संघर्ष के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के विरोध में यह मार्च निकाला गया। टीएलपी ने इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास तक मार्च करने की घोषणा की है। इससे पहले शुक्रवार को भी हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों को रोके जाने पर पथराव किए गए। पाकिस्तानी सेना ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। और अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर इस दौरान लगेगी। 3 दिनों से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई प्रमुख नेता मंथन कर रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। आज शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी कल करीब 7.5 घंटे तक एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीएल संतोष, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए।
बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर भी एक बैठक हुई जिसमें बिहार के कुछ सीटों पर होमवर्क किया गया। एनडीए घटक दलों की बात करें तो आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत सकारात्मक रही। कहा जा रहा है कि सासाराम, दिनारा, मधुबनी जैसी सीटों पर चर्चा हुई। आज दोपहर से पहले एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर घोषणा संभव है। इस बीच 13 अक्टूबर यानी कल महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की ओर से 14 सीट का ऑफर मुकेश सहनी ने ठुकरा दिया है। हरनौत और वैशाली समेत 25 सीटें और डिप्टी सीएम पद की घोषणा पर सहनी अड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुकेश सहनी के नए पोस्टर से महागठबंधन शब्द गायब है। 2 दिन पहले एक्स पर जो पोस्टर जारी किया था उसमें महागठबंधन शब्द का जिक्र था। इधर कांग्रेस के लिए 54 सीटें तय मानी जा रही है, लेकिन वो 4 और सीटों पर दावा कर रही है। तेजस्वी की राहुल गांधी के साथ एक बैठक भी हो सकती है। और चलिए अब खबर बिहार की वैशाली से है, जहां पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राघोपुर का दौरा किया और उन्होंने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया। देखिए प्रशांत जी, आपको आवेदन मिला था राघोपुर से, क्या उस आवेदन पे कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए हैं? प्रत्याशी जो है उनको जनसराज कहता है कि क्षेत्र में जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए। हम भी आए क्षेत्र में बात करने, जनता यहाँ जो तय करेगी वो किया जाएगा। स्थल का निरीक्षण कर लिए थे पहले? नीचे लगा हम यहाँ पैदल चल के आए हैं। आप लोग तो ध्यान दिए नहीं। बिंदुपुर हम आए थे, 2 दिन कैंप लगा के रुके भी थे, लेकिन बाढ़ की वजह से 6 महीना तो राघोपुर में कोई आ नहीं सकता है। तो यहाँ का जनता जो है अपने वोट से बिहार का राजा बनाती है, और यहाँ का अपना बच्चा जो है वो भिखार की तरह घूम रहा है। उसके पैर में चप्पल नहीं है, खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, विद्यालय नहीं है। लोगों से बातचीत करने आए हैं, देखते हैं जो लोग तय करेंगे वो किया जाएगा। प्रशांत जी, क्या ऐलान हो जाएगा कि राघोपुर से लड़ेंगे? ऐलान तो नहीं होगा, लेकिन आज बातचीत हो जाएगा। फैसला तो करने का निर्णय पार्टी का अधिकार है, वो कल किया जाएगा। चिराग जी नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे तो हमारा समस्या है। जो एनडीए में हम जाने चिराग की जाने सलाह देंगे उनकी। और आरजेडी के एक विधायक को मुजफ्फरपुर में गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। विधायक कैसे भागते हुए इस दौरान नजर आए, रिपोर्ट देखिए। ये 5 साल में आप आज नजर आए हैं, 5 साल कहाँ थे आप? गांव वाले के सवाल से भागते ये गायघाट के आरजेडी विधायक निरंजन राय हैं, जहां उनसे ग्रामीण काफी नाराज दिखे। आपको अभी कहाँ मतलब आप आए ना गांव में हमारे वोट लेने के लिए? सब 5 साल में कहाँ थे? 5 साल में तो नजर नहीं आए। आए हैं तो आपसे नहीं भेंट है। हम अमेरिका गए थे सर, लगता है हम भूल गए होंगे। दरअसल विधायक निरंजन राय बाढ़ग्रस्त बेनीबाद और आसपास के इलाकों में पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। लोगों की शिकायत है कि लक्ष्मण नगर की सड़क बदतर है। निरंजन राय को लोगों ने चुनकर विधानसभा भेजा। कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन कई बुनियादी सवाल अभी जस के तस हैं। सवाल करने की जहमत अभिनव नाम के ग्रामीण ने उठाई, जिसके साथ विधायक के कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गए। हम पूछेंगे इनसे ये 5 साल आप कहाँ थे? आप इसमें नहीं बोल सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल वो बाढ़ की वजह से परेशान हुए, मवेशी राशन डूब गए हैं। उनके हालात कभी विधायक तक नहीं पहुंचे। और अब बात करते हैं एआईएमआईएम की तरफ। दरअसल किशनगंज से एआईएमआईएम की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात एआईएमआईएम की तरफ से कही गई है। और अभी फिलहाल जो पहली सूची जारी की गई है, इसमें 16 जिले की 32 सीटें शामिल हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी पटना को छोड़कर किशनगंज से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। फिलहाल किशनगंज की 4, किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज और ठाकुरगंज के अलावा पूर्णिया जिले से अमौर, बायसी समेत 16 जिलों की 32 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। महागठबंधन में जगह नहीं मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। नए वक्फ संशोधन बिल पर आज दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होने वाली है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जंतर मंतर पर इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए। दिल्ली के जंतर मंतर पर नए वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, जिसका असर संभल की मस्जिद केस पर भी पड़ेगा। 170 प्रॉपर्टीज सच्चर कमेटी ने लिखा अपनी रिपोर्ट में जो वक्फ की हैं आसार कदीमा के मातहत है, उनका कब्जा है, ये इंक्रोचर लिखा हुआ है वर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया तो उसका होगा ये कि जहां ये जायदाद वक्फ थी अब ये वक्फ नहीं रहेगी। ASI इसको कंट्रोल करेगा और इसका असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद के केस पर पड़ने वाला है। और जो मौजूदा दरगाहें, खानखाहें, मसाजिद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI में, हो सकता है कि शरारत करे वहां पर। दरअसल पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई गई है। कोर्ट ने वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल तक मुस्लिम होने की अनिवार्यता पर रोक लगाई है। विवादित संपत्ति की जांच पूरी होने तक उसे वक्फ न मानने के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह NRC, NPR लागू करने जा रहे हैं। ये मुसलमानों की मस्जिदों को खत्म करने जा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर चेतावनी दी कि इस बिल के खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में बहुत जल्द ही मैपल्स की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। रेल मंत्री ने मैप माई इंडिया की ओर से विकसित की गई स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपल्स की जमकर तारीफ की। आज मैपल्स की टीम से मिले और मैपल्स ने बताया कि जितने भी इंडियन OEMs हैं, कार OEMs, उन सबके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। देखते हैं आज इसका कितना अच्छा है। चलिए ड्राइवर साहब। टर्न लेफ्ट। कुछ मैपल्स में खास बात पता चली कि जहाँ पर भी ओवरब्रिज और अंडरपास आता है वहाँ पे एक 3 डायमेंशनल जंक्शन व्यू आता है। और भी कई अच्छी चीज़ें पता चली कि जैसे किसी भी जगह हम पहुँचते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर मान लो मल्टीपल फ्लोर्स हैं, तो उसमें भी 130 मीटर्स जिस पर्टिकुलर शॉप में जाना है वो शॉप मैपल्स बता देता है। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, एक बार ट्राई करना चाहिए। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि रेलवे में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मैपल्स की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। तो जल्दी रेलवे और मैपल्स का एक MOU साइन करेंगे जिससे कि इतनी अच्छी जो GIS एप्लीकेशंस हैं उनका रेलवे में उपयोग किया जा सके। बढ़ते आगे बात बड़ी खबर की। दुर्गापुर गैंगरेप केस में कार्रवाई। पुलिस ने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए। इस पूरे मामले के बाद प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे थे। दुर्गापुर गैंगरेप केस में अपडेट, कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। तो इस मामले में सवाल उठाए जा रहे थे। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ सामूहिक रेप पर हंगामा मचा है। पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है। कोई जिहादी हमारा लड़की को रेप किया, हमको जस्टिस चाहिए। पीड़िता से जिला प्रशासन ने मुलाकात की है और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। আবার এখানে নরমাল লাইফ লিড করতে পারবেন এবং ওনারা মানে হার্ড এন্ড ফাস্ট ট্রাই করছেন। যদি এরকম কিছু ঘটনা সত্যি কি হয়েছে ওনারা ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছেন, निश्चय एक्शन होगा। बताया जाता है कि पीड़ित अपने एक दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वापस लौटते समय 3 लोगों ने उनका रास्ता रोका। छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद उससे दरिंदगी की गई। पीड़ित से राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुलाकात की। इधर मामले पर BJP TMC आमने सामने है। हम लोग राजगंज उनका घर में टीम भेज रहा हूँ। नॉर्थ बंगाल का MLA लोग जा रहा है। सड़क में और पीड़ित परिवार का साथ भारतीय जनता पार्टी है। इसमें राजनीतिकरण करना ये गलत होगा।